Hello student, this is DP Thaplyal and welcome to Economics with DP Thaplyal। आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो यूनिट 2 है, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, इस यूनिट का जो चैप्टर है वो है पॉवर्टी। जो ये करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी है, इसमें 5 चैप्टर है और ये सारे चैप्टर जो मिला करके इन्हें सीबीएसई बोर्ड में 22 मार्क्स का वेटेज है। इट मीन्स इन चैप्टर से जो करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी है उनसे 22 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने हैं। उनका हम आज जो पहला चैप्टर है पॉवर्टी, इस करंट चैलेंजेस यूनिट का पहला जो चैप्टर है वो है पॉवर्टी, और पॉवर्टी का भी मैं पार्ट 1 लेकर के आज आपके बीच में आया हूं। तो पार्ट 1 पर हम आज डिस्कस करेंगे। जो पार्ट 1 है उसमें मीनिंग से लेकर के और जो अंडरस्टैंडिंग है पॉवर्टी की उस पर हम बात करेंगे, या डिफरेंट टाइप की जो पॉवर्टीज हैं उन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पॉवर्टी क्या होती है, गरीबी। पॉवर्टी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उसे जो फुलफिल नहीं कर पाता है उसे हम पॉवर्टी कहते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, 5 चीजों को हम बेसिक नीड्स बोलते हैं। तो 5 जो आर्टिकल्स हैं वो अगर किसी को उनमें से कोई एक भी नहीं मिल रहा है या प्रॉपर वे में नहीं मिल रहा है उसे हम पुअर कहेंगे। अब वो 5 चीजें क्या है, पहला है फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। इनिशियली 3 आइटम्स को इसमें हम रखते थे, फूड, क्लॉथिंग एंड हाउसिंग, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम पर पॉवर्टी की जो डेफिनेशन है उसमें 5 जो ये एलिमेंट्स हैं, ये 5 एलिमेंट्स अगर किसी को अवेलेबल हो रहे हैं तो उसे हम पुअर नहीं कहेंगे। और इन 5 एलिमेंट्स में किसी को कोई भी एलिमेंट्स नहीं मिल पा रहा है, जैसे आइदर सपोज कर लीजिए किसी को फूड क्लॉथ मिल रहा है, हाउसिंग नहीं मिल रहा है, वो भी पुअर है, या फूड क्लॉथ हाउसिंग मिल रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, वो भी पुअर है, जो अपने हेल्थ पर खर्च नहीं कर सकता, अपनी एजुकेशन पर खर्च नहीं कर सकता है, या जो अपने रहने पर, खाने पर, पहनने पर, फूड, क्लॉथ, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ, इन पर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसे पूरा न करना ही पॉवर्टी कहलाता है। तो ये डेफिनेशन हो जाती है, कभी कभी 1 मार्क्स में पूछी जा सकती हैं। अब कैटेगरीज पढ़ेंगे पॉवर्टी की, और ये सारी कैटेगरीज जो है ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये इस पर एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जा सकते हैं, या डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं। तो इसलिए जो ये कैटेगरी है पॉवर्टी की, इसे आप ध्यान से समझें। सबसे पहले जो पॉवर्टी में आता है ऑलवेज पुअर। ये बड़ा सिंपल सेंटेंस है, ही पता लग रहा है कि ऑलवेज पुअर का मतलब है कि जो कभी भी पॉवर्टी लाइन से ऊपर आया ही ना हो, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे ही रहता हो, उसे हम ऑलवेज पुअर की कैटेगरी में रखते हैं। सेकंड आता है इसमें यूजुअली पुअर। यूजुअली पुअर का मीनिंग होता है कि जो कभी बाई चांस कुछ पैसा कमा ले, लिटिल मोर मनी, जितना उसके पास है उससे थोड़ा कभी ज्यादा पैसा उसके पास हो जाए, ज्यादा मनी उसके पास हो जाए। फॉर एग्जांपल जो कैजुअल वर्कर होते हैं, कैजुअल वर्कर को अगर किसी महीने ज्यादा दिनों तक काम मिल गया तो वो उस महीने अपनी पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाता है। इसका मतलब है कि वो अपनी बेसिक नीड्स उस महीने में पूरी कर लेता है। लेकिन आगे अगर किसी महीने में उसे काम नहीं मिला, कभी उसे काम नहीं मिला, तो फिर से वो उसी कैटेगरी में आ जाता है, ऑलवेज पुअर वाली कैटेगरी में। तो यूजुअली पुअर, बेसिकली वो पुअर है, बट कभी कभी समटाइम हैव ए लिटिल मोर मनी आर ग्रुप टुगेदर। तो ऐसे जब वो कभी कभी कुछ पैसा कमा लेता है और उसके कारण उस पर उतनी ज्यादा गरीबी नहीं रहती है, तो उसे यूजुअली पुअर कहते हैं। तो ऑलवेज पुअर एंड यूजुअली पुअर, इन 2 चीजों को मिला करके एक कैटेगरी बनती है। उस कैटेगरी को हम कहते हैं क्रॉनिक पुअर। क्रॉनिक पुअर
क्रॉनिक पुअर हिंदी में उसे जीर्ण गरीबी कहते हैं। जीर्ण जीर्ण मतलब पुरानी बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड है, क्रिटिकल है, या हम कहें कि जो हमेशा ही गरीब रहते हैं, जिन्हें हम बीपीएल भी आजकल उसमें कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन भी उन चीज़ों को कहते हैं। तो ये ऑलवेज पुअर एंड यूजुअली पुअर, क्रॉनिक पुअर कहलाते हैं। एक ही कैटेगरी में दोनों को अगर हम एक ही कैटेगरी में रखें तो क्रॉनिक पुअर हो जाता है। दोनों को डिस्टिंग्विश कर लें तो ऑलवेज पुअर में वो कभी भी लिटिल मोर मनी नहीं अर्न कर सकता है, गेन करता है, वो हमेशा ही पुअर रहता है। और यूजुअली पुअर कुछ अर्न कर लेता है कभी कभी, तो उस टाइम पर वो थोड़ा देर के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए या कुछ डेज के लिए ऑलवेज पुअर से ऊपर की कैटेगरी में रह जाता है। जो थर्ड कैटेगरी आती है वो आती है चार्निंग पुअर। चार्निंग पुअर, चार्निंग पुअर अनदर कैटेगरी ऑफ पुअर। ये वो कैटेगरी है जो मूव आउट करती है इन और आउट ऑफ पॉवर्टी। कभी कभी वो फिर से पॉवर्टी में आ जाती है और कभी कभी वो पॉवर्टी लाइन से बाहर हो जाती है। ये लगभग जो यूजुअली पुअर है उस जैसा है, लेकिन यूजुअली पुअर का तो कभी कभी होता है, लेकिन इनका टर्म बड़ा होता है, टाइम ज्यादा होता है। जैसे स्मॉल फार्मर है, अच्छी बारिश होगी, अच्छा पूरा उसने जो प्रोडक्शन करना था उसकी पूरी फसल का उत्पादन ठीक हो गया, तो स्मॉल फार्मर भी जो अपनी कैटेगरी है वो पुअर की कैटेगरी से आउट हो जाएगा। लेकिन किसी बार अच्छी बारिश नहीं हुई या किन्हीं कारणों से उसकी जो क्रॉप्स है वो प्रॉपर उनकी प्राइस नहीं मिल पाया। ओवर प्रोडक्शन होने के कारण कभी कभी प्राइस अच्छे नहीं मिलते हैं, कभी प्रोडक्शन ही नहीं होता है। प्राइस तो मिलते हैं बट प्रोडक्शन ही उस बार नहीं हो पाता है। इसलिए तो ऐसे जो स्मॉल फार्मर हैं और जो सीजनल वर्कर है, सीजनल वर्कर वो वर्कर होते हैं जिन्हें सीजन में तो काम मिल जाता है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में 4 से 5 महीने तक लोगों को खेती में काम मिल जाता है, तो उस समय वो आउट ऑफ पॉवर्टी हो जाता, पॉवर्टी लाइन से आउट हो जाते हैं। और जिन 4-5 महीने में उन्हें काम नहीं मिलता है वो फिर से इन हो जाते हैं पॉवर्टी में। तो स्मॉल फार्मर है और सीजनल वर्कर है। कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि चार्निंग पुअर की कैटेगरी में का एक एग्जाम्पल दीजिए। तो चार्निंग पुअर वो है जो स्मॉल फार्मर है, सीजनल वर्कर है, काम मिल गया सीजन पर, उस समय उन्हें कुछ उनकी इनकम, उनके पास मनी आ जाती है, इसलिए वो पॉवर्टी लाइन से बाहर हो जाते हैं। और फिर से जिस पीरियड में उन्हें काम नहीं मिलता है फिर उसी लाइन में वो पॉवर्टी लाइन से नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन आ जाते हैं। एक होते हैं ओकेजनली पुअर, किन्हीं कारणों से गरीब हो जाना। ओकेजनली पुअर, द ओकेजनली पुअर हु आर रिच मोस्ट ऑफ द टाइम बट मे समटाइम हैव अ पाथ ऑफ बैड लक। कुछ समय के लिए कोई अगर, वैसे तो वो यूजुअली पुअर नहीं है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी रहती है, पर किन्हीं कारणों से बैड लक के कारण उसे कभी काम न मिला, बाई चांस, जैसे साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो जिस समय वो अपने बेटरमेंट के लिए या कभी कभी किन्हीं कारणों से काम नहीं मिल पाता है, उसी समय वो पुअर होता है। जैसे मोस्टली ओकेजनली पुअर जो इंडस्ट्रीज में लेबर न होकर के टेक्निकल फील्ड में काम कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, अच्छी सैलरी थी, लेकिन कोविड के कारण, फैक्ट्रियों के बंद होने के कारण वो वहां से बाहर हो गए। एक तो था लेबर, तो लेबर तो चार्निंग पुअर में आ गया, क्योंकि उसे वैसे वो सीजनल काम नहीं था, लेकिन इसके कारण जो लॉकडाउन वगैरह हुए उसमें काम बंद हुआ, तो उन्हें कुछ ही समय तक काम मिला। और आज वो कुछ लोग तो यूजुअली पुअर में आ गए, कुछ चार्निंग पुअर में आ गए। लेकिन जो अच्छी उस पर काम कर रहे थे इंडस्ट्रीज में, जो टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, जो लेबर का काम न करके जो मेंटल वर्क कर रहे थे, बड़ा काम कर रहे थे, लेकिन उनको भी बैड लक के कारण उस समय अगर जिस पीरियड में काम नहीं मिला ड्यू टू लॉकडाउन, इंडस्ट्रीज में काम न होने के कारण,
तो ऐसे कभी कभी ओकेजनली पुअर हो जाते हैं। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन पहले से तो बढ़िया रहती है, लेकिन किन्हीं कारणों से। अब ये कारण कुछ भी हो सकते हैं, ये कारण बीमारी भी हो सकती है कि अचानक कोई बीमार हो जाए, अचानक किसी के साथ ऐसी कोई घटना घट जाए कि पहले उसके पास खूब पैसा था, उसी घटना पर उसके पैसे लगने के बाद वो फिर से पुअर हो जाए, ये कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो ऐसी पुअर को हम ओकेजनली पुअर कहते हैं। और फाइनली जो एक ऐसा पुअर है जिसे हम कभी पुअर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, वो होता है नेवर पुअर। नेवर पुअर, देयर आर दोज हु आर नेवर पुअर एंड दे आर द नॉन पुअर, उसी को हम नॉन पुअर कहते हैं। तो अब 3 कैटेगरी हमारे पास पुअर की हो जाती है। इस जो ये डायग्राम है इसके बेस पर आप समझिए, जो ये डॉट डॉट की लाइन है ये पॉवर्टी लाइन है, ये एनसीईआरटी की बुक का डायग्राम है। और एनसीईआरटी की बुक में इस डायग्राम को एज इट इज जो स्केच है उसके माध्यम से समझाया गया है। तो एज इट इज ये एनसीईआरटी के ही बेस का एक डायग्राम है, हमारी किताब में है, एनसीईआरटी की किताब में। तो उसमें बताया गया है ये पॉवर्टी लाइन है। पॉवर्टी लाइन में हमने सबसे पहले बताया था कि ऑलवेज पुअर। ऑलवेज पुअर देखिए यहाँ पर जो पहली कैटेगरी है उसमें ऑलवेज पुअर को आप देख लीजिए कि ये पॉवर्टी लाइन से नीचे है। ऑलवेज पुअर पॉवर्टी लाइन से नीचे है। यूजुअली पुअर ज्यादातर तो पॉवर्टी लाइन से नीचे ही है, कभी ज्यादा इनकम बढ़ जाती है, कभी फिर कम हो जाती है, कभी बहुत कम हो जाती है, और कभी कभी उस लाइन से भी ऊपर आ जाते हैं, जैसे कैजुअल लेबर होते हैं, जब जब काम मिल जाता है उस समय। तो इन दोनों को मिला करके जो ये स्पेसिफिक कैटेगरी है ऑलवेज पुअर एंड यूजुअली पुअर, इन्हीं दोनों को मिल करके जो पॉवर्टी बनती है उसे हम कहते हैं क्रॉनिक पुअर। ये क्रॉनिक पुअर हो जाता है। फिर हमारे पास आता है चार्मिंग पुअर। चार्मिंग पुअर वो है जो इन आउट होते रहते हैं पॉवर्टी लाइन, ये ट्रेड साइकिल जैसी बन रही है, कभी पॉवर्टी लाइन से ऊपर जा रहे हैं। आप चार्मिंग पुअर के ऊपर देख लीजिए, कभी पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ रहे हैं ये, कभी पॉवर्टी लाइन से नीचे चले जा रहे हैं। तो ये वो स्थिति है जब कभी सीजनल वर्कर है, अच्छा प्रोडक्शन हो गया, खेती में अच्छा काम हो गया, तो उस समय ये पॉवर्टी लाइन के ऊपर रहते हैं, और कभी कभी ये फिर से पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं। तो चार्मिंग पुअर ये हो जाते हैं। और जो हमने 4th कैटेगरी पढ़ी थी वो पढ़ी थी ओकेजनली पुअर की। ओकेजनली पुअर बाई चांस, कभी भी हमने कहा ड्यू टू बैड लक, अगर पॉवर्टी आ जाए किन्हीं कारणों से, उसका काम छूट जाए, उसके पास जो पैसा था वो खत्म हो जाए, तो ओकेजनली पुअर है। तो चार्मिंग पुअर एंड ओकेजनली पुअर को जिस हम कैटेगरी में रखते हैं उसे हम कहते हैं ट्रांजिएंट पुअर। ट्रांजिएंट पुअर तो कभी कभी पूछ सकता है कि ट्रांजिएंट पुअर में कौन कौन से आ सकते हैं, एमसीक्यू में दे देगा ट्रांजिएंट पुअर, ऑलवेज पुअर, यूजुअली पुअर, नेवर पुअर, चार्मिंग पुअर, और या ये ऐसा बना करके दे देगा चार्मिंग एंड ओकेजनली पुअर, तो हमें इससे पता लग जाएगा। तो ट्रांजिएंट पुअर मीन्स क्षणिक गरीबी, क्षणिक, कुछ समय के लिए, क्षणिक। तो ट्रांजिएंट का मतलब क्षणिक, कुछ समय के लिए जब कोई गरीब हो जाता है। तो ये 2 कैटेगरी इसमें मर्ज हो जाती है। और जो हमने 5th कैटेगरी पढ़ी थी, यहाँ पर वो 3rd एग्रीगेट कैटेगरी है। ये जो कैटेगरी है ये एग्रीगेट कैटेगरी है। 2 जो पहली कैटेगरी थी उनसे मिल करके क्रॉनिक पुअर हुआ। एक कैटेगरी क्रॉनिक पुअर की है, दूसरी कैटेगरी है ट्रांजिएंट पुअर की, और तीसरी कैटेगरी है नॉन पुअर की। तो स्पेसिफिक कैटेगरी में सबको अलग अलग पढ़ लिया हमने, और एग्रीगेट में। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। जो छोटे छोटे क्वेश्चन हमें कभी कभी डेफिनेशन के रूप में पूछते हैं, या आइदर फॉलोइंग आर करेक्ट और नॉट करेक्ट, उसमें पूछ सकता है वो। जैसे उसने बोल दिया कि ट्रांजिएंट पुअर आर ऑलवेज पुअर, और आगे दे दिया ट्रू और फॉल्स, तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ऑलवेज पुअर तो क्रॉनिक पुअर की कैटेगरी में है। या अगर वो बोलता है कि ट्रांजिएंट पुअर और उसमें चार्मिंग या ओकेजनली पुअर दे देता है, हम कहेंगे कि स्टेटमेंट राइट है।
तो यहाँ पर इस टाइप के 1 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें वैरायटी ऑफ एमसीक्यूज बन सकते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स बन सकते हैं या डेफिनेशन बन सकते हैं। इसे आपने अच्छी ढंग से समझ लिया होगा। अब आगे हम बार बार बीपीएल की बात कर रहे हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी लाइन क्या होती है, एपीएल एंड बीपीएल, एबव पॉवर्टी लाइन एंड बिलो पॉवर्टी लाइन। अभी तक जो हमने कैटेगरी की है उन कैटेगरीज को हमने पॉवर्टी लाइन के बेस से समझा। जो हमने पॉवर्टी की कैटेगरीज में कैटेगराइज किया उनको ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी लाइन। अब आ जाता है क्वेश्चन कि पॉवर्टी लाइन क्या है। तो पॉवर्टी लाइन का मीनिंग होता है इट इज हेड काउंट रेशियो। पॉवर्टी लाइन क्या है? हेड काउंट रेशियो होता है। 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज हेड काउंट रेशियो। तो हेड काउंट रेशियो क्या है? नंबर ऑफ पुअर इज एस्टिमेटेड। जो नंबर ऑफ पुअर हैं उनका जो एस्टिमेशन किया जाता है उसी को हम हेड काउंट रेशियो कहते हैं। और ये जो भारत में हम हेड काउंट रेशियो को काउंट करते हैं या पॉवर्टी को जो काउंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड के बेस पर हम पॉवर्टी लाइन को मेजर करते हैं कि किसने कितना खर्च किया है। तो खर्च के बेस पर इसे एक्सपेंडिचर के बेस पर पॉवर्टी लाइन को डिसाइड किया जाता है। वैसे तो दो बेस्ड होते हैं पॉवर्टी लाइन के डिसाइड करने का। एक इनकम मेथड होता है, एक एक्सपेंडिचर मेथड होता है। इनकम मेथड में एक रूरल एंड अर्बन के लिए इनकम डिसाइड की जाती है कि इससे नीचे और इससे ऊपर वाला बीपीएल और एपीएल होगा, और कुछ जगह किया जाता है एक्सपेंडिचर के बेस पर। तो हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर के बेस पर पॉवर्टी लाइन को मेजर करते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पॉवर्टी लाइन को मेजर कौन कर सकता है, इंडिया में कौन करता है। तो ये इंडिया में करता है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है एनएसएसओ, उसके द्वारा डाटा कलेक्ट किया जाता है पॉवर्टी लाइन का। और हेड काउंट रेशियो के बेस पर पॉवर्टी लाइन को हम डिसाइड करते हैं। हेड काउंट मीन्स प्रत्येक की अब ऐसा नहीं है कि एक पूरा का पूरा गांव बीपीएल हो जाएगा, नहीं। वहां पर 4 लोग, एक पूरा एरिया, एक पूरा रीजन बीपीएल नहीं हो सकता है। बीपीएल इंडिविजुअल हो सकता है, इंडिविजुअल फैमिली, इंडिविजुअल पर्सन। तो एक ही एरिया में कुछ लोग बीपीएल हो सकते हैं, कुछ एपीएल हो सकते हैं। इसलिए ऐसे सिस्टम को बोला गया हेड काउंट रेशियो। इंडिविजुअल की काउंटिंग करनी है कि उसे इतना कैलोरी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर जो कट ऑफ पॉइंट रखा है, हमारे जो कंट्री में पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन किया गया था, लास्ट टाइम जो किया गया था 2011-12 में किया गया था। इसलिए जो भी पॉवर्टी लाइन से रिलेटेड एक्सपेंडिचर और इनकम के जो भी हम डाटा लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2011-12 भी लेते हैं। उसके बाद अभी कभी भी इस पर एक राय नहीं बनी है, इसलिए ऐसा कोई डाटा एनएसओ के द्वारा जारी नहीं किया गया। तो जो भी डाटा हम पढ़ रहे हैं वो 2011-12 का है। उसके बाद टिल 2020 अभी तक कोई ऐसा डाटा आया नहीं है कि कितनी कैलोरीज और कितनी इनकम के बेस पर हम एपीएल बीपीएल को का कट ऑफ बनाएं। तो पॉवर्टी लाइन रेफर्स टू द कट ऑफ पॉइंट। ये कट ऑफ पॉइंट है किसके बीच में? पुअर एंड नॉन पुअर में। जो बिलोंग करते हैं पुअर को और जो बिलोंग करते हैं नॉन पुअर को, उसका जो कट ऑफ पॉइंट रखा गया है इंडिया में रूरल एरिया में, जिनको मिनिमम 2400 कैलोरी इन अ डे, एक दिन में 2400 कैलोरी जो रूरल एरिया में, और अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी जिनको मिल रहा है वो एपीएल है, और जिनको नहीं मिल रहा है वो बीपीएल है। तो एक लाइन हो जाएगी 2400 इन रूरल एरिया एंड 2100 कैलोरी अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी एंड रूरल एरिया में 2400 कैलोरी। ये एक कट ऑफ पॉइंट है। इससे नीचे और इससे ऊपर जो जिनको इतनी कैलोरी मिल रही है, जो इतना खर्च कर लेते हैं
कि वो प्रत्येक दिन 2400 कैलोरी रूरल एरिया में, और अर्बन एरिया में कोई रह रहा है तो 2100 कैलोरी जो जिनको अवेलेबल हो जाती है फूड से, वो उससे ऊपर वाले एपीएल हो जाएंगे और उससे नीचे वाले बीपीएल हो जाएंगे। ये कट ऑफ है। और अगर हम इनकम के बेस से इसे समझना चाहेंगे तो इनकम के बेस से रूरल एरिया में 816 रुपीज पर पर्सन पर मंथ एंड अर्बन एरिया में 1000 पर मंथ। जिनके पास रूरल एरिया में 816 रुपीज पर मंथ जिनके पास है, जिनकी इनकम 816 रुपीज पर मंथ इंडिविजुअल है, ये तो रूरल एरिया में। और अर्बन एरिया में 1000, जो अर्बन एरिया में रह रहे हैं पर पर्सन, अगर उनके पास एक महीने में 1000 की इनकम आती है, 1000 की इनकम, उनकी सोर्स ऑफ इनकम 1000 है, तो वो एबव पॉवर्टी लाइन है, और नहीं है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। और रूरल एरिया में 816 पर पर्सन पर मंथ अगर है तो वो एबव पॉवर्टी लाइन है, और नहीं है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। और ये जो काउंटिंग है ये है 2011-12 की। उस समय इसे काउंट किया गया था 816 एंड 1000 इनकम के बेस पर, और कैलोरी के बेस पर 2400 एंड 2100। 1973-74 में हमारे यहाँ पर जो बीपीएल थे वो 55% पॉपुलेशन थी। 73-74 में आजादी के भी, इंडिपेंडेंस के भी लगभग 25 ईयर के बाद भी हमारे यहाँ इंडिया में 55 नियर अबाउट 55% पॉपुलेशन इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बेस पर एनएसएसओ ने डिसाइड किया था कि 55% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। लेकिन यही डाटा ठीक होकर के 2011-12 में हमारे पास जो पॉवर्टी लाइन के नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं, वो है 22%। तो 55% इन 1973-74 से रिड्यूस होकर के, फॉल होकर के ये 22% रह गया था 2011-2012 में। तो ये हमारा बीपीएल का, बिलो पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन था। अब हम करते हैं मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी को कैसे मेजर्स किया जा सकता है? अभी हमने पहले कैटेगरी पढ़ी थी, कैटेगरी को हमने बीपीएल के बेस पर डिसाइड किया था। अब कैसे मेजर किया जा सकता है? तो पॉवर्टी को मेजर्स करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक तो रिलेटिव पॉवर्टी होती है और एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है। तो मेजर्स 2 टाइप की हम पॉवर्टी की बात करते हैं। एक रिलेटिव पॉवर्टी होती है, एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है। जो रिलेटिव पॉवर्टी होती है उसके बेस पर रीजन, कंट्री, एरिया, स्टेट, ये जो पूरे के पूरे, जैसे किसी एक स्टेट को बोल दिया कि ये पुअर स्टेट है, जैसे कुछ स्टेट को हम कहते हैं ये रिच स्टेट है, कुछ स्टेट को कहते हैं पुअर स्टेट है। या किसी एरिया में कुछ लोगों को बोलते हैं कि वहां पर पुअर लोग हैं, और कहीं बोलते हैं कि वहां सब लोग रिच हैं। तो रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, या हम कहें कि कोई स्टेट है, या पूरी कंट्री, जैसे इंडिया को पुअर कंट्री बोला जाता है। अभी तो डेवलपिंग कंट्री है लेकिन गरीब देश बोला जाता है। इसका मतलब है कि वो क्या है? रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी के बेस पर हम पुअर एंड रिच बोलते हैं, या हम कट ऑफ बोलते हैं जो हमारे गरीब हैं कि कौन गरीब है। तो पूरे देश को अगर गरीब बोल दिया, या पूरे राज्य को गरीब बोल दिया, या पूरे रीजन को गरीब बोल दिया, उस सिस्टम को हम कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। यहाँ पर हेड काउंट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मान लो किसी राज्य को बोल दिया कि गरीब राज्य है, मान लो जैसे बिहार को बोल दिया, उड़ीसा को बोल दिया कि ये पुअर स्टेट है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां सब पुअर है, लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी में हेड काउंट नहीं हो रहा है, पूरे स्टेट को बोलते हैं। या जैसे इंडिया को बोलते हैं ये पुअर कंट्री है, तो इसका मतलब है कि इंडिया में सारे पुअर नहीं है। यहाँ पर दुनिया के जो टॉप रिच लोगों की जो लिस्ट बनती है, 100 लोगों की अगर लिस्ट बनेगी तो उनमें से 10 इंडियन होते हैं, 10, 100 में से तो 10। तो इसका मतलब है कि पूरा देश तो पुअर नहीं है।
लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी के हिसाब से ज्यादातर लोग गरीब हैं, इसलिए पूरे देश को गरीब लोग बोला जाता है। किसी स्टेट में ज्यादातर लोग अगर गरीब होंगे तो उसे भी रिलेटिव पॉवर्टी बोलेंगे, या किसी रीजन में ज्यादातर लोग अगर पुअर हैं, ज्यादा लोग पुअर हैं, कम लोग नॉन पुअर हैं, तो ऐसे पूरे पूरे एरिया को या पूरे पूरे रीजन को या पूरे पूरे क्लास को डिफरेंट क्लासेस है। जैसे लोग बोलते हैं कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, मतलब पूरी क्लास हो गई, पूरे लोग हो गए उसमें। तो इस टाइप से जब हम काउंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी इन इंडिया शेयर इन। अब हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो इनकम का जो सोर्स है वो कहाँ कहाँ कैसे जाता है। तो यहाँ पर जो 20% नेशनल इनकम है, उस 20% जो पॉपुलेशन है उनको केवल 8.1 ही नेशनल इनकम का भाग है उनके पास, नियरली ओनली 8.1%। तो देश के 20% पॉपुलेशन ऐसी है, 20% पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास कंट्री का केवल 8.1% ही नेशनल इनकम की हिस्सेदारी उनकी है। मतलब ये हो गया कि अगर 100 रुपये है तो 8 रुपया ही उनको मिलता है। 20% ऐसी पॉपुलेशन, और देश की 20% पॉपुलेशन ऐसी है जिसका कि नेशनल इनकम में जो हिस्सेदारी है, जो उनका शेयर है, वो 45% है। तो 45% नेशनल इनकम का शेयर, 20% जिनको हम रिच बोल रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ पर रिच क्लास है, 20% जो रिच हैं, उनके पास नेशनल इनकम का 45% हिस्सेदारी है। और जो बहुत पुअर 20% पॉपुलेशन है, उनके पास देश की नेशनल इनकम का टोटल 8.1% ही हिस्सेदारी है। ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, ऐसे को हम कहेंगे रिलेटिव पॉवर्टी। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में 3-4 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी, या 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि क्लास, रीजन एंड कंट्री के बेस पर कौन सी पॉवर्टी को हम मेजर करते हैं। तो क्लास, कंट्री, रीजन, स्टेट, इनके बेस पर जिस पॉवर्टी को हम मेजर करते हैं उसे हम कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी, अब सेकंड है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो होती है जिसे हम हेड काउंट रेशियो कहते हैं, या हम इसी को बीपीएल भी कह रहे हैं। तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन होता है, जिसमें हेड को काउंट किया जाता है, जिसमें हेड काउंट रेशियो किया जाता है, इसमें अब कंट्री, रीजन, क्लास, इनको पुअर नहीं बताया जाएगा। पुअर उसी को बताया जाएगा जिसकी इनकम अर्बन एरिया में 1000 से कम हो और रूरल एरिया में 816 रुपीज से कम हो, ऑन द बेसिस ऑफ 2011-12 डाटा। तो उनको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट पुअर कहते हैं। तो इसका मतलब है बीपीएल को हम, अगर बीपीएल का दूसरा नाम, बिलो पॉवर्टी लाइन का दूसरा अगर हम नाम बोले तो वो क्या हो सकता है, एब्सोल्यूट पुअर, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो एब्सोल्यूट पुअर है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। इन इंडिया नियरली 20% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन इज एब्सोल्यूटली पुअर। अभी का जो डाटा है, रिसेंट डाटा, उसके बेस पर लगभग 20% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि एब्सोल्यूट पुअर है। एब्सोल्यूट पुअर का मतलब होता है बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो एक में हमने जो रिलेटिव पढ़ा उसमें कंट्री, क्लास, रीजन, पूरे के पूरे को हमने जब पुअर कहते हैं तो एब्सोल्यूट हो जाता है, और जब हेड काउंट के बेस पर पुअर बोला जाता है तो उसको हम बीपीएल या बिलो पॉवर्टी लाइन या एब्सोल्यूट पुअर भी कहते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है, अब यहाँ पर ये तो 2 कैटेगरी थी, अब आ जाता है कि कारण क्या है गरीबी के, कॉजेज। इंडिया में पॉवर्टी, ये कहा जाता है कि भारत के जो किसान हैं वो गरीबी में जन्म लेते हैं, गरीबी में पलते हैं और गरीबी में ही मर जाते हैं। तो थ्रू आउट लाइफ की जो साइकिल है वो पुअर ही रहती है, एंड टू इनिशियल टू एंड। और साइकोलॉजी की भाषा में इसे बोलते हैं कि ये जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक, बूम टू टूम, ये जन्म ले भी गरीबी में लेते हैं, पलते भी गरीबी में हैं और मर भी जाते हैं गरीबी में। तो
ऐसा क्या कारण होगा कि भारत में गरीबी है? वाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? आज भी ये कहा जा रहा है कि 20% पॉपुलेशन बीपीएल है। तो 20% का मतलब क्या हो गया है कि अप्रोक्सीमेटली 130 करोड़ पॉपुलेशन का 20%, तो लगभग 30% पॉपुलेशन, 30 करोड़ जनता ऐसी है कि जिसको कि 2400 कैलोरी रूरल एरिया में या 2100 कैलोरी अर्बन एरिया में या 1000 अर्बन एरिया में 816 रूरल एरिया में, ये जिनके पास इतना भी नहीं है, ऐसे लोग लगभग 30 करोड़ से अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास की जो कि अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो कारण क्या है? इसके कारण जो हम कह सकते हैं पॉवर्टी के कॉजेज जो है वो होगा, एक तो जो हमारा सोशल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर हैं, सोशल फैक्टर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर हैं, हेल्थ फैक्टर है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। ये बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिनसे कि पॉवर्टी है। जो हमारे सोशल फैक्टर्स ऐसा है कि पहले से जैसे सोशली जो बैकवर्ड है, वीकर है, वो पहले से लेकर के अब तक भी उनकी लाइफ गरीबी में ही उसी साइकिल के अंदर आ रहे हैं। वो उस साइकिल से ऊपर अपने को नहीं ला पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है, पॉलिटिकल विल उस तरह से नहीं है, राजनीति इच्छा शक्ति इतनी मजबूत नहीं है भारत में कि कोई भी गरीब न रहे। इतने साल इंडिपेंडेंस के हम लगभग 75 ईयर अराउंड हम बात कर रहे हैं, उसके बाद की बात कर रहे हैं हम 23-24 ईयर, लगभग 73-74 ईयर की बात भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमने इस चीज से मुक्ति पाई होगी। गरीबी से भारत में मुक्ति के लिए किसी की विल रही हो, कोई ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम हमारे पास या सोशल सिस्टम ऐसा हमारे पास, न तो सोशल सिस्टम इतना डेवलप हो पाया, न पॉलिटिकल सिस्टम इतना डेवलप हो पाया, न एजुकेशनल सिस्टम इतना डेवलप हो पाया, न हेल्थ सिस्टम इतना डेवलप हो पाया, न इंफ्रास्ट्रक्चरल सिस्टम इतना हो पाया, न ही हमारे पास स्किल्स के फील्ड में हम इतने एडवांस हो पाए कि जो हमारी जो पॉवर्टी है उसे रिमूव किया जाए। तो ये सारे कारण हैं जो कि हमारे पास पॉवर्टी अभी भी बनी हुई है। द मेन विक्टिम्स ऑफ कास्ट, रिलीजियस एंड अदर डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस आर पुअर। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर ऐसे विक्टिम्स हैं जो कि डिस्क्रिमिनेशन के कारण गरीब ही रहे हैं। कई कास्ट ऐसे हैं जो कि पहले से गरीब थी, अभी भी गरीब हैं, तो वो कास्ट के कारण गरीब हो रहे। कई रिलीजन ऐसे हैं कि जो आगे ही नहीं बढ़ पाए, वो गरीब थे, गरीब हैं, पहले भी गरीब थे, अभी भी गरीब हैं, वो उससे नहीं उबर पाए हैं। विक्टिम्स हैं वो विक्टिम्स हैं। तो ऐसे विक्टिम्स हैं जो कि कास्ट के कारण विक्टिम हुए या रिलीजन के कारण विक्टिम हुए, इनके साथ डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम इंडिया में चला। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? सबसे पहले सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। तो पहला कारण क्या हो जाता है इसके बेस पर? कास्ट एंड रिलीजन के कारण जो पुअर बने, जिनके कारण कास्ट एंड रिलीजन के कारण जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी के कारण पुअर हुए, उनके सबसे पहला जो कॉज है वो ये है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। हमारे देश में सोशली स्ट्रक्चर ऐसा है कि कास्ट, रिलीजन, एरिया, रीजन, इन सब के बेस पर ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है कि जो पहले से ही कास्ट के बेस पर या कल्चर के बेस पर या रिलीजन के बेस पर जो पहले से गरीब थे, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला।
उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ। और यहाँ पर पॉलिटिकली इनइक्वालिटी है, तो लैक ऑफ पॉलिटिकल लिटरेसी, जो गरीब है, जो ये कास्ट के कारण और रिलीजन के कारण जो पुअर हुए हैं, उन्हें पॉलिटिकल इनइक्वालिटी भी है। कई बार पॉलिटिकल जो हमारा सिस्टम है उसके कारण भी वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए हैं। फिर है अनएम्प्लॉयमेंट, एक बहुत बड़ा रीजन हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का है, और हम पहले से कई चीजें हमने ऐसे महसूस कर लिए हैं। हमारे पास एम्प्लॉयमेंट का एक पूरा चैप्टर है, उसमें भी हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। बट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, भारत का जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें डेवलपमेंट नहीं हो पाया। जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जितना डेवलप होना चाहिए उतना डेवलप नहीं हो पाया, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में डिसगाइजेड अनएम्प्लॉयमेंट है, छुपी हुई बेरोजगारी है, कम जमीन है और ज्यादा लोग उसमें इंगेज हैं, उनको भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है। और सर्विस सेक्टर में कम ही लोग जो लोग इन्वॉल्व हैं वो उनके लिए टेक्निक्स चाहिए, एजुकेशन चाहिए, ये सारी चीजें वहां पर के लिए चाहिए, तो उस सेक्टर में सारे लोग शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं। वैसे तो हमारा टर्सरी सेक्टर सबसे आगे बढ़ा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर वीक रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट। और जो सबसे बड़ा रीजन है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो हमारा वेल्थ है, जो हमारी इनकम है, जो हमारा धन है, जो संपदा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। पहले जमींदारों के पास जमीनें होती थी, जिनके जो लैंडलेस फार्मर थे उन्हें गवर्नमेंट ने सिस्टम से, कोटा सिस्टम और ऐसे करके सीलिंग सिस्टम से लैंड को तो फिक्स कर लिया था, बट उनको बहुत कम जमीन मिली जितना मिलना चाहिए। तो आज भी भारत में जो मार्जिनल फार्मर हैं वो बहुत ज्यादा हैं, उसके कारण जो इनकम है उनकी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर नहीं है। तो कुछ लोगों के पास बहुत सारी जमीन है, बहुत सारी लैंड है, कुछ लोगों के पास बहुत कम लैंड है, कुछ लोगों के पास जो इनकम का ग्रुप है वो बहुत ज्यादा है, कुछ लोगों के पास इनकम कम है। जो फैक्टर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो इनकम भी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। यहाँ पर फार्मर को बहुत कम उसको जो काम करता है, जो उसकी क्रॉप्स होते हैं, उसका बहुत कम कीमत मिल पाती है, जबकि मंडी में जो बिचौलिया होते हैं, जो मार्केट में बिचौलिया होते हैं, जो मिडिल मैन होते हैं, वो उसी को बहुत महंगा बेच लेते हैं। तो फायदा वो कमाता है जो मिडिल मैन है, और जो एक्चुअल प्रोडक्शन करने वाला है उससे फायदा नहीं हो पाता है। ऐसे करके हमारे इनकम एंड वेल्थ, इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर नहीं है। और फाइनली पॉवर्टी के जो दूसरा कारण है, पहला तो हमने कहा था कि कास्ट एंड रिलीजन के कारण जो पॉवर्टी हुई, अब एक जनरल पॉवर्टी, जनरल वहां पर तो था कि कास्ट एंड रिलीजन के कारण जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम वेल्थ का, क्योंकि जो कास्ट एंड रिलीजन के कारण बैकवर्ड थे उनके पास वेल्थ बहुत कम है, उनके पास प्रॉपर्टी बहुत कम है, उनके पास लैंड बहुत कम है, तो वो उसके बेस पर था। और यहाँ पर जो बात आ रही है, अब हम बात कर रहे हैं पॉवर्टी इन जनरल पूरी कंट्री में, कास्ट एंड रिलीजन को छोड़ करके भी इन जनरल जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम है, उसके कारण क्या है, लो कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पर जो कैपिटल फॉर्मेशन है, चाहे वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, चाहे वो हमारा जितने भी कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्स हैं, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, इसलिए भी गरीबी है। लोग टेक्निकली साउंड नहीं है, यहाँ पर जो एजुकेशन है वो प्रॉपर नहीं है, जो उसकी आउटकम है, जो आउटकम है एजुकेशन का, वो उस आधार पर नहीं है कि हमारा जो कैपिटल फॉर्मेशन हो वो इतना आगे बढ़ जाए। सबको एजुकेशन नहीं है, सबको हेल्थ नहीं है, तो इसलिए कैपिटल फॉर्मेशन, हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा प्रॉपर नहीं है, इसलिए कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा। और जब तक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक कोई भी कंट्री बिना कैपिटल फॉर्मेशन के एम्प्लॉयमेंट को जनरेट नहीं कर सकती। एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा तो पॉवर्टी अपने आप बनी रहेगी। फिर है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, टू टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्स्ट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेकेंडली सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया बैकवर्ड
इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी सड़कें आती हैं, रेलवे लाइन, और जो हमारे डैम हैं, बिल्डिंग्स हैं, जो प्लांट हैं, वो सारे के सारे हमारे पास इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। जितने भी सड़कों का जाल बिछ रहा है, रेलवे लाइनें हैं, कैनाल हैं, डैम है, ये सारा जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है हेल्थ एंड एजुकेशन। तो ये दोनों फील्ड में भारत बहुत पिछड़ा हुआ है, और इसीलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता है, प्रोडक्शन नहीं होता है, और एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन नहीं होगा तो अपने आप पॉवर्टी हो जाएगी। लैक ऑफ डिमांड, एक ये भी कमी है, भारत में डिमांड की कमी है, क्योंकि लोगों की इनकम कम है। इनकम कम होने के कारण लैक ऑफ डिमांड है। सप्लाई तो तभी बढ़ेगी जब डिमांड होगी। डिमांड की कमी के कारण जितना डिमांड होना चाहिए, जितनी पॉपुलेशन है, उस हिसाब से डिमांड इंडिया में कम है। वो भी एक पॉवर्टी का कारण है। और जो सबसे बड़ा रीजन है वो है प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। सेकेंड वर्ल्ड की हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया के पास है। इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, और डिमांड नहीं है। इसलिए जो प्रेशर पॉपुलेशन का है, चीन में हमसे ज्यादा पॉपुलेशन है, फर्स्ट, या हम कहें कि लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री चीन है, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल फॉर्मेशन एंड डिमांड, ये तीनों चीजें बहुत अच्छी है। इंडिया के पास ये तीनों चीजें नहीं है, इसलिए जो पॉपुलेशन का प्रेशर है उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके कारण पॉवर्टी। अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण पॉवर्टी है। और एक आ जाता है लैक ऑफ सोशल वेलफेयर। जो यहाँ पर सोशल वेलफेयर की जो बात की जा रही है, जितना होना चाहिए उतना सोशल वेलफेयर नहीं है। इसीलिए जो गरीब है वो गरीब ही रहा है। और कई बार ये कहा जाता है कि गरीबी तो कम नहीं हुई है, गरीब भारत से कम होते जाते हैं। गरीब कम होते जाते हैं का मतलब ये होता है कि गरीबी तो खत्म करने की जितने भी अभी तो गरीबी के कारण है, उन कारणों को जो रूट कॉज है, उन रूट कॉज को जब तक हम नहीं सुधार पाएंगे तब तक हम इस सिस्टम को डेवलप नहीं कर पाते। तो ये सारे रूट कॉज थे जो पॉवर्टी के हैं। दो बेस पर हमने पॉवर्टी को रूट कॉज ढूंढे हैं। दो कॉजेज हमने, दो मेन कॉजेज हमने वो किए हैं। पहला तो हमने कास्ट एंड रिलीजन के बेस पर पॉवर्टी को कैटेगराइज किया, कारण बताए, कॉजेज बताए। और दूसरा हमने एक्सप्लेन किया जो जनरल है, जो पूरी कंट्री के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, सोशल जो वेलफेयर है उनकी स्कीम के कारण, डिमांड के कारण, पॉपुलेशन के कारण, ये सारे कारण पॉवर्टी के रहे हैं। तो ये वीडियो का पहला पार्ट था। अब इसमें अगले जो इसे कैसे रिमूव करेंगे, गवर्नमेंट इसके लिए क्या काम कर रही है, कौन कौन सी योजनाएं इसे पॉवर्टी को दूर करने के लिए की गई है, क्योंकि 55% 1973-74 में 55% पॉपुलेशन बीपीएल थी, और आज वो अराउंड 20% है। इसका मतलब है कि बहुत सारी स्कीमें चलाई गई होंगी। तो पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए एलिवेशन के जो प्रोग्राम्स हैं उसके लिए दूसरा वीडियो पार्ट 2 के रूप में आपके सामने रखा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।